सेम जब तुम लोग को सोशल सिक्योरिटी पढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत याद होगा अगर ये वर्ड याद है? ये चुप नहीं याद है। सोशल सिक्योरिटी क्या था? सोशल सिक्योरिटी was given in the contingencies of life. 6 मेजर contingencies हम लोग डिस्कस किए थे, जो जिसके अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है। और ये सोशल सिक्योरिटी किस कंडीशंस में दी जाती है? जब या तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है या वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। कम हो जाती है मतलब जैसे ओल्ड एज, डिसेबलमेंट, सिकनेस। क्या था? 6 कंटिजेंसी क्या था? सिकनेस, डिसेबलमेंट, हाँ, मटर्निटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डेथ। वेरी गुड, याद है तुम लोग को। चलो, तो इतना है। अब उसमें डिसेबलमेंट आता है और डेथ आता है। यही दोनों जो डिसेबलमेंट और डेथ है, ये हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज देखो बोर्ड में, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, इससे दो चीज हो सकती है। क्या होगी दो? हाँ, एक तो या तो डेथ हो जाएगा या तो डिसेबलमेंट हो जाएगा। अब डेथ हो गया तो कहानी खत्म यही। लेकिन डिसेबलमेंट अगर हुआ, ये दो तरीके का होता है, एक टेम्पररी डिसेबलमेंट और एक परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है। और भी ये दो तरीके का होता है डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट को भी तुम दो तरीके से मान सकते हो, एक पार्शियल डिसेबलमेंट और एक टोटल डिसेबलमेंट। देखो, ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है, ये जो एक्ट है, ये 1923 का एक्ट है। दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1924, यानी एक्ट इनैक्ट हुआ था 1923 में। 1923 का एरा सोचो कि ये क्या एरा था। आजादी के कम से कम कितना साल पहले? 23, 47, लगभग 23-24 साल। ठीक है। तुम सोचो कि आजादी के समय ही हमारी हालत कितनी बुरी थी, वर्कर्स की हालत इतनी बुरी थी, गरीबी थी, इतनी पॉवर्टी थी, इतना मजदूरों का इल ट्रीटमेंट होता था। उसके भी 20-22 साल पहले चले जाओ, ये तब का एक्ट है, राइट? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। इस एक्ट में देखो पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये पढ़े हो कैसे? डेफिनेटली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़े हो? Who's the father? F.W. टेलर। टेलरिज्म की थ्योरी कही जाती है इसको। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इम्प्लीमेंटेशन में आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि 1900 का जो एक एरा था, साइंटिफिक थ्योरी का एरा बताया जाता है 1965 टू 1950, ये एरा बताया जाता है। यानी कि, और ये ज्यादातर तुमको 19s के बाद वाला जो डेकेड है, 1900 के बाद वाला जो डेकेड है, इसमें तुमको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर की थ्योरी, या फिर हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, वो सब। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वर्कर का फॉर्म चेंज हो गया। पहले जहां वर्कर छोटे छोटे फॉर्म में काम करते थे, छोटी छोटी जगहों पे काम करते थे, बाद में इंडस्ट्री में कुछ नई मशीन्स बनने लगी टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे पावर लूम, वाटर लूम, इस तरीके का। तो वर्कर्स की भी टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ने लगी, वर्कर्स के भी वेल इक्विप्ड ट्रेन होने की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है। और बड़े बड़े, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ था ना, लेकिन इंग्लैंड में तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका था, अमेरिका में तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका था। F.W. टेलर कहाँ के थे? He was an American mechanical engineer who used to work in a steel industry. Henry Fayol, he was a French. Max Weber, he was a German. तो इन लोगों ने उस वक्त जो थ्योरीज दी, वो इसलिए दी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काम करने का या प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनलार्ज करने का काम किया, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा। अब देखो, जब लार्ज स्केल पे, इंडिया की अगर हम बात करें, तो जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उन्होंने भी फैक्ट्री बैठाई थी यहाँ पर, यहाँ भी काम हो रहा था। लेकिन होता क्या था
कि ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने समाज को दो भाग में बांटा। एक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे और एक जो आवर्स ऑफ वर्क सेट करते थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने वाले मतलब लैंड जिसके पास है, टेक्नोलॉजी जिसके पास है, इक्विपमेंट जिसके पास है, बिल्डिंग जिसके पास है, द कैपिटलिस्ट ग्रुप जिनके पास पैसा होता था। और आवर्स ऑफ वर्क अब तुम समझ सकते हो कि इनके पास आवर्स ऑफ वर्क के अलावा कुछ था ही नहीं देने को। दैट वाज द ओनली थिंग दे हैड एंड दे कुड अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट। आज की तरह तब वो उस वक्त ये नहीं माना जाता था कि वो भी they were completely divorced from the production। जैसे गांधी जी ने कहा कि बराबर का हिस्सेदारी है वर्कर का भी और मालिक का भी, क्योंकि बिना वर्कर के मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं। उस वक्त ऐसा नहीं था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी, तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट भी आए दिन होता रहेगा। आप कोई काम मैन्युअली कॉटन को कर रहे हैं और मशीन में कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है, और वर्कर्स को ट्रेन किया नहीं जाता था तो हाथ कट गया, कई बार मर गया वर्कर, उंगली कट गई, कमाने वाला कोई नहीं। उस वक्त तो लेडीज वगैरह भी काम नहीं करती थी। ही वॉज द ओनली ब्रेड वाइनर ऑफ द फैमिली, ऐसा होता था। और जब क्षतिपूर्ति यानी कॉम्पेंसेशन मांग की जाती थी इन लोगों से, वर्कर्स जब मांग करते थे तो एम्प्लॉयर्स क्या बोलते थे, प्रूव करो कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, तुम यहाँ प्रूव करो कि यहाँ तुमको चोट लगी, तुम यहाँ कटे हो, ठीक है। और तुम सोचो अप्रूव कैसे करेंगे, किसके सामने प्रूव करना है, कोर्ट में प्रूव करना है। तुम सोच सकते हो कि जिस वर्कर को ये पता नहीं है कि वो सुबह खाया है तो रात में खा सकेगा कि नहीं, वो कोर्ट कचहरी करने जाएगा नहीं। तो सीधी सी बात यही होती थी कि उसको भगा दिया जाता था कि कटा मरा कुछ भी हुआ, पीछे फैमिली रो रही है, फैमिली का क्या हुआ, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था। तभी सरकार ने फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को लाया, काफी सोच विचार करके देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को लाया गया। ठीक है, ये एक्ट 1923 में लागू हुआ और आर्टिकल 370 जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, वहां कोई रूल अप्लाई नहीं होता था, तब तक जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू था। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने इसको लागू किया, तो पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ। लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यानी तुम कह सकते हो कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पूरे इंडिया में लागू है। ये कहाँ कहाँ लागू है अभी आज इस क्लास में सिर्फ सुन लो, ताकि अगले क्लास में तुमको लिखवा दे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, और फिर कुछ और जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट का कुछ रफ खाका तुमको बता देंगे अगले क्लास में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक ऐसा एक्ट है जो डिसेबलमेंट या फिर डेथ के केस में क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन देता है। अब सोशल सिक्योरिटी में आप समझ चुके हो तुम लोग, ये लॉस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ये वो क्या होता है। यहाँ देखो डेथ हो गया तो फिर खत्म, उसका अलग है या इसका प्रावधान है, इसका प्रोविजन है एक्ट में डाला हुआ कि आपको कितना पैसा देना है। फिर आ गया डिसेबलमेंट, ठीक, डिसेबलमेंट में डिसेबल हुआ तो टेम्पररी या परमानेंट। टेम्पररी डिसेबलमेंट किसको कहते हैं, दो तरीके से टेम्पररी डिसेबलमेंट डिफाइन होता है। पहला, जो इंजरी, जैसे तुम मान लो कि ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक वर्कर हो, तो तुमको किसी ऐसे टाइप की इंजरी हुई जो तुमको ऑटो इंडस्ट्री में तुम कुछ समय तक काम नहीं कर सकते हो लेकिन बाहर कहीं कर सकते हो, समझ में आई बात। उस स्पेसिफिक काम को तुम नहीं कर सकते हो लेकिन दूसरे काम को कर सकते हो। पर परमानेंट मतलब ना तुम इधर कर सकते हो और ना तुम उधर कर सकते हो। जैसे कि पैर का कट जाना, हाथ कट जाना, ठीक है। और टेम्पररी डिसेबलमेंट जो होता है वो लेस देन, हम मानते हैं कि ये जो टेम्पररी है, ठीक हो जाना है इसको, ये लेस देन 5 इयर्स रहता है, ठीक है। लेस देन 5 इयर्स जो
डिसेबलमेंट रहा उसको बोलोगे टेम्पररी, और जो मोर देन 5 इयर्स रहेगा उसको बोलोगे परमानेंट। पार्शियल और टोटल क्या होता है? देखो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में 4 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। ठीक है, ये एक्ट में 4 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। 4 चैप्टर में अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और 4 शेड्यूल है, यानी इस चारों शेड्यूल में अलग अलग चीज दी गई है। अब देखो, ये एक्ट बहुत सोच समझ करके बनाया गया ताकि इसका गलत यूज भी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप पहला जो शेड्यूल है इसका, उसमें ये दिया गया है, 4 शेड्यूल है, एक शेड्यूल में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, वो बताया गया है। मतलब इसमें डिसेबलमेंट, अब जैसे गैस, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो क्या वो डिसेबलमेंट में नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में एस्बेस्टस फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री में कैंसर हो जाने का, एस्बेस्टोसिस होने का डर होता है। ठीक है, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब के फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनका भी लंग्स खराब होने का चांसेस होता है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, इतनी सारी केमिकल फैक्ट्रीज है, स्कूल में, कॉलेज में, लैब में सप्लाई होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब होता है, कहीं तो बनता है ना, और वो बनता है तो वो कतई मतलब बेबर्दाश्त होता है। तुम सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट किए हो, केमिस्ट्री लैब में किए होंगे, वो खोलोगे तो ऐसा धुआं निकलेगा कि तुम थोड़ी देर के लिए वहीं इतना छोटा सा बॉटल सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का खोलोगे, सफोकेट हो जाओ। मतलब कितना ध्यान से हम लोग पिपेट से उसको निकालते हैं कि बस 1 ml 2 ml ऐसे करते हैं, उसी में अगर मिसप्लेस होकर हाथ पे गिर गया तो स्किन जल जाएगी, पीला हो जाएगा, उतना सा। अब सोच लो कि जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको तो फिर भाई बल्क और बल्क में काम हो रहा है। तो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिजीज हम कह सकते हैं। जैसे हमारा जो ऑक्यूपेशन है टीचर का, इसमें क्या हो सकता है, 8 क्लास लगातार हो जाएगी तो गला बैठ जाएगा, ये होगा। तो उसी तरीके से बाकी ऑक्यूपेशंस में प्रॉब्लम होता है। एक शेड्यूल है जिसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड दिया हुआ है, एक शेड्यूल है जिसमें कि लिस्ट ऑफ वैसे जॉब्स है जिसमें कि ये एक्ट लगता है, एक शेड्यूल है जिसमें वैसी इंडस्ट्रीज है जिसमें ये माना जाता है कि कॉम्पेंसेशन का केस अराइज होता है, और वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दी हुई है। देखो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है इसमें, लगभग कोई छूटता नहीं है इससे। ठीक है, और 4 चैप्टर है, 4 शेड्यूल है, ये हुआ। अब देखो, इंट्रोडक्शन समझो, किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए पहले ये समझना होगा तुमको उसका रेलेवेंस, कि वो कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है। सो दिस एक्ट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इवन जम्मू कश्मीर, कैसे कैसे जगह पे, दिस अप्लाइज इन ऑल फैक्ट्रीज, ऑल माइंस, प्लांटेशंस, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में भी है ये चीज। आप बड़े बड़े होटल में, जो बड़ा होटल है वहां पे भी जल पक जाने का बहुत चांसेस है, वहां का कॉम्पेंसेशन वहां भी दिया जाता है। वो सब, खुशी मत लिखो, हम लिखवा देंगे सब, ठीक है, ये है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। हम थोड़ा सोनी मैम से पूछ लेंगे कि अगर तुम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है कि थोड़ा ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन है कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। अब देखो, कॉम्पेंसेशन मिलने का क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने बनाया। अब ऐसा है कि भाई तुम घर में उंगली तोड़ लिए और ऑफिस में जाके बोले कॉम्पेंसेशन दो, ये कर सकते हैं लोग? अरे होता है, ये करते हैं लोग। There was a person who was working with me, और वो थोड़ा इधर उधर का मतलब दौड़ने भागने वाला टाइप का क्लरिकल वर्क में था वो, तो उसको कुछ प्रॉब्लम घर पे ही हुआ था। ही केम वेरी साइलेंटली टू ऑफिस, वेयर हाउस में चला गया, और फिर वो आके ऊपर में आकर के दिखाया कि उंगली कट गई है वेयर हाउस की वजह से। ठीक है, तो ये सब होता है। इसीलिए सरकार ने
इसका भी प्रावधान बनाया, प्रोविजन बनाया कि ये जो कॉम्पेंसेशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है। क्या एलिजिबिलिटी है? फर्स्ट एलिजिबिलिटी, द इंजरी शुड रिमेन फॉर 3 days। ठीक है, कि 3 दिन तक कम से कम वो इंजरी रहनी चाहिए। कॉम्पेंसेशन की रकम छोटी रकम नहीं होती है, लाखों में पैसा होता है। अब इस तरीके से अगर फॉल्स क्लेम होने लगे और झूठा पैसा देने लगे ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इस कानून का बहुत दुरुपयोग होगा। ओके, so the first eligibility condition was that it should continue, the injury should continue for 3 days. Second, this injury should arise out of employment and during the course of employment। इसका मतलब समझे? देखिए, देखो, तुम एक फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक? फैक्ट्री में जहाँ काम करते थे वहां तुम्हारा वर्क टाइमिंग है 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है? इस बीच में अगर तुमको कुछ होता है तो तुम कॉम्पेंसेशन के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते कि वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ 3 दिन तक रहे। ऐसा ना हो कि अभी चोट वोट लगी, उंगली फुल गया, कॉम्पेंसेशन डिमांड कर दी, कल ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should remain for 3 days. Okay, it should be witnessed because I told you कि there is a huge amount of compensation to be paid. तो वो देखना पड़ता है। 8 बजे से 5 बजे तक तुम यहाँ बीच में कुछ हुआ तो तुम एलिजिबल हो। अब मान लो कि तुम्हारी कैब, ऑफिस की कैब आती है 7:30 में तुम्हारे बस स्टॉप पे, तुम्हारे स्टॉप पे। तो फिर जब तुम निकलते हो ऑफिस से तो तुमको 5:30 में ड्रॉप कर दी है। दोनों में से किस केस में कॉम्पेंसेशन मिलेगा? और दोनों केस में ऑल अग्री। इसी को कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के काम से बाहर हैं, वो एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, बस से आते हो, अब तुम बस, लेकिन इसके साथ तुमको डिनाई तब भी किया जा सकता है when there is a willful disregard of safety measures and safety device। willful disregard मतलब तुमको पता है कि तुम गैस चैम्बर पे काम कर रहे हो, तुम सेफ्टी इंजीनियर हो, मान लो तुम गैस चैम्बर पे काम कर रहे हो। अब गैस चैम्बर पे काम करने का जो सेफ्टी मेजर्स है तुमको पहले ही ट्रेनिंग के वक्त बता दिया गया है कि तुमको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है और वो चश्मा पहनना है, तुमको सेफ्टी सूट पहनना है, तब तुम काम करोगे। तुमने उसमें से कुछ भी नहीं पहना और तब तुम्हारा एक्सीडेंट होता है। जब इंक्वायरी होगी, you will not be eligible for compensation. So if there is willful disregard of your safety measures, the compensation will not be paid. अब यहाँ भी यही है, तुम बस से आ रहे हो, बस में बैठने का जो तरीका, तुम चढ़ के छत पे बस पे बैठ जाओगे, ठीक है, बैठ जाते हैं ना लोग। तो वैसे केसेस में व्हाट हैपेंस? मैम वो जो आप बोली जो 3 दिन तक वो रहना चाहिए, मान लीजिए वो हॉस्पिटल में भर्ती है, दूसरा दिन मर गया तो मर गया? इतना अच्छा क्वेश्चन है। कानून बनाने वाला ऐसी सारी बातों पे विचार विमर्श करता है, ठीक है, तब उसको डेथ का कॉम्पेंसेशन मिलता है। हमारा उसको पैसा नहीं दिया, इलाज नहीं हो पाया, दूसरा दिन मर गया नहीं, तो इंजरी, अब डेथ तो डेथ है, लेकिन दैट इंजरी शुड रिमेन फॉर 3 days। मतलब दैट इंजरी मिल जाएगा 3 दिन कंप्लीट होने के बाद। जैसे कि तुमको बताते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे PSUs हैं जिनके मेडिकल रीइंबर्समेंट का, जैसे हॉस्पिटल में मेडिकल रीइंबर्समेंट का रूल ये है कि 24 घंटा तुमको एडमिट रहना होगा, ठीक है।
मेडिकल बोनस तो तुमको हर महीने 5,000 या 6,000 जो भी मिलता है सैलरी में मिल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में मान लो पानी चढ़ रहा है, अब तुम 1 घंटा में पानी चढ़ा के चले आए एकदम टनटना के, ठीक है, तब फिर यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन एक नाइट अगर तुमको 24 आवर्स के लिए तुमको एडमिट होना होगा, तभी जाकर के प्रूफ तो दोगे ना बीमार हो, ठीक है, तब फिर वो एलिजिबिलिटी होती है उसकी। मेडिकल रिइंबर्समेंट का यही रूल है, हो गया। तो सेफ विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मेजर्स अगर तुमने किया, देन यू माइट नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको हम परसेंटेज के साथ बता देंगे कि इसका कितना परसेंटेज है, डेथ का कितना परसेंट है। जैसे 50% ऑफ वेजेस दिया जाता है, अगर आप बीमार हैं, सिक हैं, टेम्पररी है, 50% तक दिया जाता है, किसी केस में 60% भी दिया जाता है। डेथ के केस में 1.2 लाख दिया जाता है, टेम्पररी के, अच्छा डेथ के केस में पैसा हमेशा कम दिया जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। डेथ के केस में कॉम्पेंसेशन डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट से कम हो जाता है, क्यों? अब इसको थोड़ा अच्छे से बोलो, ऐसे नहीं बोले ठीक ही तो। में वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को काम करना पड़ता है, और डेथ हो जाने के बाद तो नो, वो जो बोला वो ठीक है, वो इतना अल्हड़ भाषा में बोला है कि उसको वो उस पे खर्चा है क्या, दवा का होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स घट गए ना, ठीक है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स घट गए। जैसे कि ऐसे भी तुम देखोगे कि फादर के पेंशन का पैसा जब मिलता है तो जब 2 लोग होते हैं ज्यादा होता है। अगर जो पेंशनधारी है, जो पेंशनर है मेन, जो मान लो द मैन ऑफ द हाउस इज अर्निंग, वो अगर मर जाते हैं तो फिर वो पेंशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स उस पर कम हो गए, ठीक है। और ये जगह जगह पे कॉम्पेंसेशन कमिश्नर बिठाए गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर तो हमेशा यही चाहता है ना कि वो कॉम्पेंसेशन ना दे, वो पैसा ना दे, वो उसको किसी तरीके से बचा करके रखे और भगा दे। इसीलिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट की गई है ताकि कॉम्पेंसेशन को जबरदस्ती पे किया जाए। तुम लोग को एक